गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पे। हम लोग का कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है, बहुत ही मज़ेदार चल रहा है ये। तो ट्रांजिएंट हम लोगों ने कवर किया अभी कुछ दिनों पहले। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह रेजोनेंस है। ठीक है, मैं प्रॉपर एक स्पेसिफिक टॉपिक्स का ही सीरीज आप लोग के लिए लाया हुआ हूँ, जिससे मज़ा भी आए, बोर भी ना हो और एग्जाम में वो क्वेश्चंस भी मिले आप लोगों को। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है या रेजोनेंस कब आपका अकर करता है? तो रेजोनेंस कंडीशन पर हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि मैंने आज का जो मैं टॉपिक आपका कवर करने वाला हूँ, दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। आज मैं कवर करूंगा आपसे सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो करंट्स का वैल्यू ना बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो सर सीरीज रेजोनेंस पर डायरेक्टली बात करूं अगर मैं आपसे, तो मुझे बोलना चाहिए कि, या फिर रेजोनेंस की बात करूं कि रेजोनेंस कंडीशन अकर करने के लिए आपके सर्किट में मिनिमम दो प्रकार की एनर्जीज अवेलेबल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम दो प्रकार की एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके सर्किट पे कम से कम दो प्रकार की एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। अब दो प्रकार की एनर्जी कौन देगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन से एलिमेंट्स है? तो दो एलिमेंट्स है, एक इंडक्टर होता है और दूसरा कैपेसिटर होता है। Like inductor stores energy in the form of magnetic field, while capacitor stores energy in the form of electric field. ठीक है, तो यहां पर आपको क्या होता है, दो प्रकार की एनर्जी अगर मिल रही है तो अच्छा, क्या सर सिर्फ आरएल सर्किट पर रेजोनेंस हो सकता है या सिर्फ आरसी पर हो सकता है क्या? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर पर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी तो स्टोर करता नहीं है। ये क्या करता है? ये एनर्जी आपका हीट के फॉर्म पर कन्वर्ट बस करना जानता है। जूल का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एल और सी यहां पर बेटा आपका क्या करेंगे? एल स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंडक्टर ने किस पर करनी थी? मैग्नेटिक फील्ड पर करनी थी। ठीक है, तो ये आपका चीज अवेलेबल है। और अगर मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करूं, अब मैं इसको देख के पहचान कैसे पाऊंगा कि रेजोनेंस कंडीशन है? आरएलसी सर्किट है, मान लीजिए सर्किट मिल गया, आरएलसी सर्किट है, फिर मैं कैसे जानूंगा कि रेजोनेंस कंडीशन है? If resonance condition occur, then voltage and current will be in same phase. वोल्टेज और करंट बेटा कैसे होंगे? विल बी इन सेम फेज होंगे। चलिए तो सीधे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। ओके, सो क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट भी जरूर करके आपको बतलाना है कि क्लास आपको कैसी लगी या क्लास के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं। ठीक है, ये जरूर बोलना है, सबको बोलना है। तो रेजोनेंस, अब रेजोनेंस पर जो फर्स्ट सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वह किसकी मैं आपसे करने वाला हूं? सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। सीरीज सीरीज रेजोनेंस, क्या पहले रेजोनेंस कंडीशन ही हम लोग देख लेते हैं? रेजोनेंस कंडीशन के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, फॉर अकरेंस ऑफ रेजोनेंस, फॉर अकरेंस ऑफ रेजोनेंस circuit should have two types of energy. Two types of एनर्जी। सर्किट पर आपका बेटा क्या होना चाहिए? दो प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए। कितने प्रकार की एनर्जी यहां पर बेटा होना चाहिए? दो प्रकार की एनर्जी होनी चाहिए। इन केस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आरएलसी सर्किट, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया आपसे? आरएलसी सर्किट लिया। यहां पर मैंने कोई डिस्कशन नहीं करना है आपसे कि सीरीज है या पैरेलल है। तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एल, पहली बात एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। कैसा है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस फॉर्म पर बच्चों स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड वन, कैपेसिटर। कैपेसिटर बेटा क्या करता है? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, कैपेसिटर बच्चों किस फॉर्म पर एनर्जी स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है। मतलब अगर आरएलसी सर्किट है, सीरीज में है, पैरेलल पर है, कैसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है, अगर दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल है तो चांसेस है, देखो कंफर्म नहीं है, चांसेस है कि वहां पर आपका रेजोनेंस हो सकता है। क्यों? अब कब होगा, वहां की अपनी प्रॉपर कुछ ना कुछ शर्तें होंगी। ठीक है, उन शर्तों को हम लोग भविष्य में देखेंगे। ठीक है, उन शर्तों को हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। Here, wide variation in current is possible। यहां पर आपका बेटा क्या है, करंट पर वाइड वेरिएशन पॉसिबल होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन रेजोनेंस current and voltage are in सेम फेज। ध्यान रखिए, करंट और वोल्टेज जो होते हैं ना, सोर्स करंट एंड सोर्स वोल्टेज, ठीक है, सोर्स करंट एंड सोर्स वोल्टेज आपका ऑलवेज सेम फेज हुआ करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। करंट एंड वोल्टेज कैसे होते हैं बेटा, दोनों के दोनों सेम फेज में यहां पर हुआ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहां से सिचुएशंस आपकी बनने लगेंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर the frequency at which the frequency at which जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी, इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और यहां पर वास्तव में ये जो मैंने बात आपसे कर ली ना, वह सीरीज रेजोनेंस की प्रॉपर आपसे बात है, मैंने कर ली है। इसलिए अब मुझे यहां पर सर्किट ड्रॉ ही कर लेना चाहिए, आर एल सी। यहां पर बेटा मुझे क्या करना चाहिए, सर्किट ड्रॉ ही कर लेना चाहिए। दिस इज आर, दिस वन एल, दिस वन सी। ये आपका वोल्टेज क्या कहलाएगा बेटा, वी एल। ये क्या कहलाएगा, वी सफिक्स पे आर है। यहाँ का वोल्टेज आपका क्या कहलाएगा, वी सी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपका सर्किट बन गया। चूंकि मैंने बात आपसे सीरीज रेजोनेंस की एक प्रकार से शुरू ही कर दी है, इस वजह से अब ये बातें आपकी आगे फर्दर जो है सीरीज रेजोनेंस से रिलेटेड। एंड यहां पर आपको मैंने क्या बात कर ली, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पर मैंने आपसे जो बात कर ली है वो कर ली है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की भी मैंने आपसे यहां पर बेटा बात कर ली है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली indicates the rate at which energy transformation done between इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यह वह रेट बतलाता है जिसपे जो एनर्जी ट्रांसफर है ना, इंडक्टर से कैपेसिटर या कैपेसिटर से इंडक्टर पे होती है। it shows it shows the rate at which energy transformation is done between किसके किसके मध्य, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर के मध्य किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे ही आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, किसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप बोलते हो, जिस रेट से ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक दूसरे के मध्य। ठीक है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज resonant circuit is called
एक्सेप्टर सर्किट, इसको आप बेटा क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट आप लोग इसको बोला करते हैं। कौन सा सर्किट आप इसको बोलते हैं? तो आप लोग इसको एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये रहा बातें आपकी सीरीज रेजोनेंट सर्किट से रिलेटेड। अब देखिए आपने क्या बोला है कि सर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हुआ करता है। ओके सर, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आपको पता है, करंट तो सेम ही फ्लो करेगी। इस पर बेटा करंट कौन सी फ्लो करेगी? सीरीज सर्किट है, सीरीज पे करंट आपकी सेम होती है। और अगर आपका करंट सेम फ्लो हो रही है तो आप ये बोल सकते हैं क्या, तो आप यहां पर यह बोल सकते हैं क्या कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यह बोल सकते हैं क्या? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बोल सकते होंगे। तो अगर आप यह बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? VL is equal to VC, VL is equal to VC, and what is the value of VL? तो this is I into XL, और ये कितना होगा? I into XC, I into XL is equal to I into XC। तो I से I तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बेटा क्या बचेगा? XL is equal to XC, XL is equal to XC। ये क्या आ गया? XL is equal to XC आपके पास आ गया है। ओके जी, अगर XL is equal to XC आपके पास आ चुका है तो देखिए XL का वैल्यू बेटा कितना होता था? तो दिस इज गिवन बाय ओमेगा L। XC कितना होता था? 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा का वैल्यू बेटा कितना हो गया? इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन LC। तो ओमेगा का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 1 अपॉन रूट LC। ओमेगा का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 1 अपॉन रूट LC। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसका यहां पर यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकंड। मात्रक क्या होगा बेटा इसका? रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का आपको फॉर्मूला क्या पता है सर? ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। देखो अब यहां पर मैं आर लगाए दे रहा हूं, यहां पर मैंने सफिक्स में आर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं बेसिक सिचुएशन लेकर तो चल ही रहा था, और जब मैं उस बेसिक सिचुएशन को लेकर के चल रहा था तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी आ रही है आपकी वह क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर अब आप निकालोगे तो एफ सफिक्स में आर में फिर लिख दूंगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट? हर्ट्ज। इसका मात्रक बेटा क्या होगा? तो इसका मात्रक होगा हर्ट्ज। ओके, मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। ओके, तो यहां पर आपको क्या मिल गई? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बतलाया था? द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डन बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। किसके किसके मध्य? इंडक्टर और कैपेसिटर के मध्य आपका जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रेट है उसे ही आप बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोथ आर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। तो अगर सर ये आपका दोनों के दोनों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हैं तो अब देखिए अगर मैं V यहां पर आपका ऐड करवाऊं कि V का वैल्यू फाइंड आउट करूं, मैं क्या करूं बेटा? यहां पर आपका V इज इक्वल टू, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? VR एंगल 0 डिग्री। VL कैसा रहेगा आपका? अगर करंट के रिस्पेक्ट में आप लोग बनाते हो, अगर आप लोग करंट के रिस्पेक्ट में बनाते हो तो VL एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि करंट यहां पर लैग करती है, प्लस VC एंगल माइनस 90 डिग्री। ठीक है, VC एंगल माइनस ऑफ 90 डिग्री। अगर आप इसको जेके टर्म पर लिखोगे तो आपको कैसे लिख देना चाहिए? तो आपको यहां पर लिख देना चाहिए VR प्लस जे VL माइनस VC, VL माइनस VC। ओके जी, चूंकि
आपको क्या पता है, VL इज इक्वल टू VC पता है पहले से ही, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा बेटा, तो इट बिकम्स इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, यह आपके सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, किसके बेटा बराबर हो जाएगा, तो यह आपके सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर हो जाएगा। एक बात, अगली बात अब देखिए जरा नेक्स्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन आपने ये देखी, अगली सिचुएशन देखिएगा। इंपीडेंस का बेटा वैल्यू कितना होगा, तो सर इंपीडेंस का वैल्यू होगा Z इज इक्वल टू R प्लस जे XL माइनस XC, XL इज इक्वल टू, तो XC होता है, आपने ही तो बतलाया था मुझको कि सर XL इज इक्वल टू XC होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य। तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल इंपीडेंस रजिस्टिव हो जाएगा। टोटल इंपीडेंस कैसा हो चुका है, रजिस्टिव हो चुका है। और इफ टोटल इंपीडेंस इज रजिस्टिव, अगर आपका टोटल इंपीडेंस रजिस्टिव हो जाएगा तो वोल्टेज और करंट सेम फेज नहीं हो जाएगी, वोल्टेज और करंट तो फिर आपकी सेम फेज हो जाएगी ना। कैसा कर देना चाहिए वोल्टेज और करंट को यहां पर आपका सेम फेज। तो एक बात तो ये लिखिए हियर टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस इज मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू है बेटा, एक तो मिनिमम वैल्यू है, सेकंड चीज क्या है, एंड रजिस्टिव वैल्यू है, रजिस्टिव भी आपको मिल रहा है। और बात समझिए, जब रजिस्टिव सर्किट होता था तो वोल्टेज और करंट के मध्य कैसा फेज रिलेशन होता था, कैसा फेज रिलेशन होता है, तो यह आपका सेम फेज होते हैं। फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री का। तो बच्चों फेज डिफरेंस कितना होता है, तो ये 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये लीजिए आपका बना लेते हैं हम लोग फेजर। अगर आप यहां पर फेजर मुझसे बनाने के लिए बोलते तो मैं कहता कि यहां पर बेटा ये वोल्टेज का फेजर होगा, सोर्स वोल्टेज, और ये करंट का फेजर होगा। ठीक है, यह आपका करंट का फेजर हो जाएगा। और आप लोग इसको एक्यूरेट तरीके से देखना चाहते हो तो आपको कैसे बनाना चाहिए था, ये करंट का फेजर रहा होता, ये वोल्टेज VR का रहा होता, दिस इज फॉर VL एंड दिस वन फॉर VC। और यहां पर जो बातें आप लोग को पहले ही की गई थी कि VL एंड VC सर कैंसिल आउट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि VL इज इक्वल टू VC था, तो ये आपस में कैंसिल हो गए थे। तो आपका क्या रिजल्ट्स बने थे, यह आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ था कि वोल्टेज एंड करंट आर सेम फेज। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पर बेटा क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ठीक है, वही सिचुएशन यहां पर आपको प्राप्त हुई है कि सर वोल्टेज और करंट सेम फेज हो गए। अब दूसरी बात आइए, सोर्स करंट जरा पता करिए, क्या पता करिए, सोर्स करंट I का वैल्यू बेटा कितना है, तो दिस इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V अपॉन Z, V अपॉन Z, एंड Z इज गिवन बाय R, तो V अपॉन R। ठीक है, क्या है, V अपॉन R। तो करंट का वैल्यू कैसी वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर आपको, तो सर ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। करंट आपका कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि Z मिनिमम वैल्यू था ना, Z कैसी वैल्यू था, Z आपका इंपीडेंस इज अ मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि सर एक्सेल और एक्सी तो वैसे ही हट गए थे, एक्सेल और एक्सी तो वैसे ही दोनों रिमूव कर दिए गए थे। और जब एक्सेल एंड एक्सी को रिमूव किया जा चुका है, मतलब एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी होने की वजह से ये कैंसिल आउट होकर के शून्य हो गए थे, सिर्फ आर बचा था, तो ये वैल्यू बच्चों कैसी थी, तो ये मिनिमम वैल्यू थी। और जब ये मिनिमम वैल्यू थी, ये कैसी थी बेटा, ये मिनिमम वैल्यू थी, तो करंट आपकी कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। करंट आपकी कैसी रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है,
देन व्हाट इज द पावर फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सर यहां पर पावर फैक्टर कितना होगा। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को आप किससे डिफाइन करते हो, कॉस थीटा से। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, आर अपॉन जेड। कॉस थीटा को आप किससे डिफाइन करते हो, आर अपॉन जेड से, और जेड का मान कितना निकाला था, आर निकाला था ना, तो कितना आ गया, आर बाई आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यूनिटी। कॉस थीटा बेटा कितना आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है यूनिटी। कॉस थीटा कितना आपको प्राप्त हुआ, तो कॉस थीटा का मान हमको यूनिटी प्राप्त हो रहा है। ओके, इंडक्टर और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है ना, दैट्स कॉल्ड द रिएक्टिव वोल्टेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, रिएक्टिव वोल्टेज बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट रिएक्टिव वोल्टेज बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं नेट रिएक्टिव वोल्टेज, तो देख लो VL इज इक्वल टू VC था ना, तो VL माइनस VC, VR वाला तो रिएक्टिव वोल्टेज है नहीं। ठीक है, तो नेट रिएक्टिव वोल्टेज कितना होगा बेटा, नेट रिएक्टिव वोल्टेज, नेट रिएक्टिव वोल्टेज इज इक्वल टू है VL माइनस VC, या VC माइनस VL कर दो, फर्क क्या पड़ता, दोनों वैल्यू है समान। तो कितना आ गया, नेट रिएक्टिव वोल्टेज विल बी इक्वल टू शून्य। नेट रिएक्टिव वोल्टेज विल बी इक्वल टू शून्य। ओके, यहां पर बेटा एक और कंडीशन हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहां पर चांसेस होते हैं ना, यहां पर क्या चांसेस होते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर में बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, किन सिचुएशंस पर होते हैं वह मैं आगे आपको दिखलाता हूं। वोल्टेज के जो वेरिएशंस है मैं आपको यहां पर आगे दिखलाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इस सिचुएशन को बस नोट कर लीजिए। इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर में बी ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज, में बी ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। ठीक है, जरूरी नहीं कि होगा ही, हो सकता है, हो सकता है। बच्चे गलतियां कहां पर करते हैं, वो यहां करते हैं, वो कहते हैं कि इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑलवेज ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। नहीं, हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, होने के चांसेस है, वोल्टेज ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, क्या ज्यादा होने के चांसेस है, वोल्टेज ज्यादा होने के चांसेस हैं। और यह जो वोल्टेज ज्यादा होने के चांसेस है ना, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज मैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज मैग्निफिकेशन। इसे ही आप बेटा बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। समझे बात को, कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट पर हो सकता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर में बी ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। हो सकता है, हो सकता है, ध्यान रखिए मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है कि सोर्स वोल्टेज से ज्यादा इनका मान हो जाए। और अगर ज्यादा मान वोल्टेज का इंडक्टर और कैपेसिटर पे, तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। हो सकता है, बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है, ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि नहीं कंफर्म हो गई होगा, हो सकता है कि हो जाए। सर कम भी हो सकता है, हाँ कम भी हो सकता है, सोर्स वोल्टेज से बराबर भी हो सकता है, सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज मैग्निफिकेशन। अगर आपको फिर से ध्यान दिलाऊं तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन अभी मैंने बोला, रिएक्टिव वोल्टेज यहां पर आपका शून्य होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, करंट आपकी मिनिमम हुआ करती है, इंपीडेंस आपका सॉरी करंट मैक्सिमम होती है, करंट मैक्सिमम, मिनिमम बोल गया, करंट आपकी मैक्सिमम होती है, इंपीडेंस आपका मिनिमम होता है, रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एलसी होती है या 1/रूट एलसी होगी। ठीक है, यूनिट के बेस पर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हुआ करता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। एक्सेप्टर सर्किट आप इसको बोलते हैं, कौन सा सर्किट आप बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या कहती है, द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डन बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हैं कुछ
पॉइंट्स अबाउट द सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के। अब आ जाइए एप्लीकेशंस इसके देख लेते हैं कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो पढ़ रहे हो ना, इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं आप लोग, वह कहाँ के लिए अर्जित कर रहे हैं? एप्लीकेशंस इसके कहां कहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं ट्यूनिंग सर्किट पर, आपके हो सकते हैं ट्यूनिंग सर्किट्स पे हो सकते हैं, ऑसिलेटर्स पे हो सकते हैं, फिल्टर्स भी इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सर्किट्स आप लोगों के हो सकते हैं, ऑसिलेटर है, फिल्टर है, या फिर ट्यूनिंग सर्किट। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। क्या है? सीरीज रेजोनेंट सर्किट से रिलेटेड। अब आइए, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वेरिएशन ऑफ voltage, variation of voltage across inductor and capacitor with respect to frequency, with respect to frequency, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हम लोगों को देखना है कि कब आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अथवा कैपेसिटर पर, कब आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर पर हाई वैल्यू प्राप्त होगी, उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैं आपको प्रॉपर वेव फॉर्म्स की हेल्प से ये चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है। प्रॉपर वेव फॉर्म वगैरह यहां पर बनेंगे। दिस आर एल सी, आर एल सी, दिस वन इज वी आर, this is VL and this is VC, this, ये आपका सोर्स वोल्टेज है Vm sin ओमेगा टी, सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, आपका Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पर लिखने पर जब आऊंगा तो Vs नहीं लिखूंगा मैं, V ही, चूंकि मैं नॉर्मली आपका लिखने वाला हूँ, तो इसलिए मैं इसको V से ही डिनोट कर देता हूँ। करंट आपकी I फ्लो कर रही होगी, करंट कितनी होगी बच्चा? तो I करंट यहाँ पर आपकी फ्लो हो रही होगी। आइए जरा देखते हैं, यहाँ पर अब हम लोग इसका सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी दो चीजें निकल करके आएंगी, ध्यान रखिएगा। और एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगी इंडक्टर और कैपेसिटर की, कब? जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम प्राप्त होता है, एक तो तब निकल कर आएगी। दूसरी आपकी सिचुएशन क्या है, आपको देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, और इसका कर्व देखना है, ठीक है, आपको इसका ग्राफ देखना है। दिस इज आइए, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है? तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हुआ करता है I इंटू एक्सी, एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हुआ करता है बच्चों? I इंटू एक्सएल, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के मैंने फॉर्मूलाज यहां पर ले लिए, मैंने क्या किया, यहां पर फॉर्मूलाज यूज कर लिए। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिएगा। एक्सएल का बेटा क्या वैल्यू होता है? दिस इज गिवन बाय 2 पाई एफ एल, एंड सर एक्सी का वैल्यू क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। एक्सएल का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई एफ एल, और एक्सी का वैल्यू बेटा कितना होता है? 2 पाई एफ सी। एक्सी का वैल्यू होता है 2 पाई एफ सी, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर मैं आपका डिफरेंट सिचुएशंस देखूंगा।
एट f इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। f इज इक्वल टू 0 पर यहां पर मैं देखना चाहूंगा कि xl और xc का वैल्यू कितना होगा। तो बेटा xl का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। xl का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। while xc becomes equal to infinity, xc becomes equal to infinity। ओके, अच्छा सर, और अगर यहीं पर चलो आगे बढ़ाओ अपनी बातों को। सर अगर मैं यहीं पर अपना इंपीडेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करूं, ठीक है, इंपीडेंस फाइंड आउट करने का ट्राई करूं, तो पहले मैं सर लिखूंगा x इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। माइनस ऑफ इन्फिनिटी बोल दूं वर्ड, या फिर मैं इन्फिनिटी बोल दूं, ठीक है, कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपका मैग्नीट्यूड पर टोटली इंटरेस्ट होने वाला है। कैसा बेटा रहेगा, मैग्नीट्यूड पर इंटरेस्ट रहेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, तो z इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, r प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। तो यहां पर मैं इस वैल्यू को सीधे तौर पर बोल दूंगा इंफिनिटी। इंपीडेंस बेटा मैं क्या बोल दूंगा, इंपीडेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। इंपीडेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट यहां पर हो जाएगा एट फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बेटा कितना है, 0 है, ठीक है। ओके सर, अगर यही सेकंड सिचुएशन हम लोग डिस्कस करें अबाउट कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इनफाइनाइट रख दें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इनफाइनाइट रख लें, तब भी आपका ऐसा ही कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, तब भी आपका कुछ ऐसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे रिजल्ट्स पर, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन पर अभी देखें, जब इंपीडेंस इन्फिनिटी हो, जब इंपीडेंस इन्फिनिटी होगा सर्किट का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z। तो यहां पर बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू वैल्यू 0। करंट का मान आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, करंट विल बिकम इक्वल टू 0। ध्यान रखिए करंट का वैल्यू 0 है। अब इधर आओ जरा फिर से लौटो, एक्सएल का वैल्यू 0 है और एक्सी का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो एक्सी और एक्सएल पर कौन कैसा व्यवहार कर रहा होगा, तो यह तो शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार कर रहा होगा। कैसा व्यवहार कर रहा होगा, शॉर्ट सर्किट की भांति ही तो व्यवहार करेगा ये, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही तो ये कहलाता था। रिएक्टेंस को आप क्या बोलते थे, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो अब ये सेकंड वन एक्सी, एक्सी क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी किस पर रेजिस्टेंस होता था, तो ओपन सर्किट पर होता था, ओपन सर्किट पर होता था। जब करंट का वैल्यू 0 हो चुका है, सप्लाई दी ही गई है, वोल्टेज कुछ ना कुछ है ही, तो वोल्टेज कहां अपीयर करेगा, वेयर विल वोल्टेज अपीयर, एट फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 होने पर वोल्टेज कहां पर अपीयर करेगा, करंट फ्लो नहीं होती, हो रही, तो आर के क्रॉस फ्लो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। रजिस्टर के क्रॉस फ्लो होने का कोई सवाल होगा क्या, सर आई आर होगा, वोल्टेज ड्रॉप, यहां पर आई आर वोल्टेज ड्रॉप आएगा ना। आई का वैल्यू 0 तो सर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 0, ठीक है। एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की अगर सर आप बात कर रहे हो, यार ये इंडक्टर बड़ा अजीब बना हुआ है ना, अब ठीक है। तो इंडक्टर के क्रॉस, इंडक्टर तो सर खुद ही शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार कर रहा है, तो सर यहां पर भी 0 होगा। तो वोल्टेज कहां पर मिलेगा, तो वोल्टेज आपको मिलेगा VC इज इक्वल टू V। पूरा का पूरा वोल्टेज जो अपीयर होगा वह आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इस सिचुएशन पर कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बेटा बराबर होगा, ठीक है। और अगर यह आपका सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो रहा है, ठीक है, तब अब सेकंड सिचुएशन का यहां पर मैं आपसे डिस्कशन जो करने वाला हूं, मेरा डिस्कशन ये है कि अब नाउ फ्रीक्वेंसी हैज बीन अपीयर्ड, ठीक है। अब आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। मैं फ्रीक्वेंसी 0 की भी यहां पर बात नहीं आपसे मैं करूंगा, यहां पर मैं आपसे बातें थोड़ी सी अलग करने वाला हूं, ठीक है। थोड़ी सी अलग बात करूंगा, मतलब क्या अलग बात करूंगा कि फ्रीक्वेंसी हैज बीन अपीयर्ड, ठीक है, एट फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी f मान ली है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर जो आपसे डिस्कशन करूंगा, तो देखिएगा मेरे डिस्कशन का पॉइंट जो है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बेटा मुझे कितना लिखना चाहिए, I इंटू एक्सी, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मुझे क्या लिखना चाहिए, I इंटू एक्सी, एंड V
आई का वैल्यू कितना लिखना चाहिए, v अपॉन जेड। आई का वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए, v अपॉन जेड, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, तो v अपॉन जेड का वैल्यू मुझे लिखना चाहिए रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इंटू एक्सी, ठीक है। देखता हूं ये कौन सा इक्वेशन मुझे बनाना चाहिए, तो दो इक्वेशंस बना चुके हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। कितना बना, v इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। इफ आई वांट टू नो अबाउट द फ्रीक्वेंसी at which वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम, अभी तक मुझको जो बात मिली है, अभी तक बात मैंने सिर्फ की है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू वी। कहां तक बात की है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना है, ध्यान रखिएगा, जीरो फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर पर वोल्टेज है वी। कितना वोल्टेज है, वी वोल्ट आपको मिला हुआ है, ओके। अब इसको ना एक काम करते हैं, यहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बातें जो हैं ये लीजिए डब्बे पे बंद कर दी, छोड़ दी मैंने यहीं पर आप लोग के लिए बातें इस सिचुएशन पर। अब एक बात करता हूं कि मैंने फ्रीक्वेंसी एफ पर आ गया था ना, इससे एक स्टेप पहले की बातें करने वाला हूं। अगर मैं बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराता हूं ना, तो देखिएगा जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराता हूं तो एक्सएल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सएल विल इंक्रीज, एंड एक्सी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सी विल डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ना, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक्सएल का इंक्रीमेंट कम होगा अपेक्षाकृत, व्हाइल एक्सी विल डिक्रीज मोर, ठीक है, एक्सी विल डिक्रीज मोर। एंड सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी। मैंने क्या बोला है, एक्सी पर डिक्रीमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, एक्सी पर डिक्रीमेंट ज्यादा होने वाला है। तो सर जब एक्सएल माइनस एक्सी की बात करूंगा ना, तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा, मोर डिक्रीमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सएल बढ़ा नहीं था उतना ज्यादा जितना कि एक्ससी घट गया था, इतना कि एक्ससी घट गया था। बात समझिएगा, बात मेरी सिंपल सी ये हो रही है कि बराबर नहीं बढ़ घट रहा कि आप सोच रहे हैं कि सर एक्सएल जितना बढ़ा है उतना ही एक्सी घटा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने एक समान बराबर चेंज की, नहीं ऐसा नहीं है। यह कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का वैल्यू डिपेंड करने वाला है, ठीक है। जब सर एक्सएल माइनस एक्सी डिक्रीज हो गया है तो इंपीडेंस विल आल्सो डिक्रीज, इंपीडेंस का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और व्हेन इंपीडेंस हैज बीन डिक्रीज्ड, ठीक है, इंपीडेंस कैसा डिक्रीज होगा, ज्यादा ही डिक्रीज होगा ना, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी ज्यादा डिक्रीज हुआ था ना एक्चुअल मान से, इंपीडेंस विल डिक्रीज मोर, ठीक है, इंपीडेंस विल डिक्रीज मोर, ओके सर। देन सर इंपीडेंस अगर डिक्रीज ज्यादा होगा तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड होता है ना, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा ही इंक्रीज होने वाली है, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डबल एरो का मतलब है कि मोर इंक्रीमेंट, ठीक है। अब करंट अगर आपका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वीसी का वैल्यू क्या लिखे हो, वीसी का वैल्यू आई इंटू एक्सी ही तो लिख रहे हो, आई इंटू एक्सी लिख रहे हो। अब देखिए करंट ज्यादा इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ ज्यादा, लेकिन यहां पर यह सिचुएशन नहीं अभी क्लियर हो रही, एग्जैक्ट वो वैल्यू रख करके क्लियर होती है कि सर बराबर तो नहीं, कहीं जितना करंट इंक्रीज हुआ है उतना एक्स डिक्रीज हुआ हो तो आई इंटू एक्स करने पर बराबर रहेगा, नहीं, करंट मोर इंक्रीज हुआ है एंड कैपेसिटेंस डिक्रीमेंट हुआ है अच्छा खासा, लेकिन उसकी तुलना में करंट ज्यादा ही इंक्रीज हुआ, तो वीसी विल इंक्रीज। पहला सिचुएशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी जैसे से आपने बढ़ाना शुरू किया, ये वास्तव में आपने जीरो से ऊपर है आप बढ़ रहे हो, एक्सएल इंक्रीज एक्सी मोर डिक्रीजेस, तो यहां पर ये वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, इंपीडेंस घट गया, इंपीडेंस घटा तो करंट विल इंक्रीज एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल आल्सो इंक्रीज, ओके। सेकंड सिचुएशन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड मोर। अभी क्या किया आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते ही चले गए, आप लोग फ्रीक्वेंसी का मान अभी इंक्रीज करते चले जा रहे हो लगातार। तो जब फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा इंक्रीज कराओगे तो एक्सएल का मान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सर वैसे ही ज्यादा ही इंक्रीज होगा, एक्सएल विल इंक्रीज मोर, एक्सएल विल इंक्रीज मोर, व्हाइल एक्सी विल डिक्रीज लेस, एक्सी विल डिक्रीज
लेस, ठीक है, चाहो तो इसको भी यार डबल कर दो ना, दैट बेटर, ठीक है। तो यहां पर जब देखो फ्रीक्वेंसी कम थी तो एक्सी पर डिक्रीमेंट ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, एक्सी पर डिक्रीमेंट कम हो रहा है, एक्सी पर बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट आपका नहीं हो रहा है। तो बेटा एक्स का आपका सिचुएशन कितना हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी विल इंक्रीज, एक्सएल माइनस एक्सी विल इंक्रीज। और अगर आपका, क्योंकि देखो ये घटा है ये बढ़ा है, ये ज्यादा बढ़ा था ये कम घटा है, तो वैल्यू आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। तो बेटा इंपीडेंस के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपीडेंस विल इंक्रीज। तो इंपीडेंस आपका कैसा मिला बेटा, बढ़ा हुआ मिला। और अगर इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट विल डिक्रीज, एंड इफ करंट विल डिक्रीज देन voltage across capacitor will also decrease, voltage across capacitor will also decrease। बात समझिएगा, इनके रिजल्ट्स अभी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी सिचुएशन, थोड़ा सा assumption टाइप की बातें हैं, याद रहे अच्छा है, नहीं याद रह पाती तो करो, आपका बनने ही वाला है, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दिस इज वीसी। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि वीसी पता है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है, टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था वेरिएशन इन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज पर कैसा वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड with respect to frequency, with respect to frequency and equate to जीरो के बराबर भी कर दीजिए। क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में और जीरो के बराबर कर दीजिए। जब आप यह सिचुएशन करेंगे ना, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज इन कैपेसिटर इज मैक्सिमम। वोल्टेज मैग्निफिकेशन दिखलाई थी ना, वही मैग्निफिकेशन सिचुएशन है। तो यहां पर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू आएगा 1/2 पाई रूट एल सी ब्रैकेट पे रूट 1 माइनस आर स्क्वायर सी बाई 2l। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, मैंने डायरेक्टली आपको लिख दिया। किस फ्रीक्वेंसी पर होगा बेटा, तो 1/2 पाई रूट एल सी रूट 1 माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन 2l, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वह मैक्सिमम प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अगली सिचुएशन पर आइए, अगली सिचुएशन पर, अच्छा अगली सिचुएशन पर क्या, यही अगर आप इस रूट एलसी को अंदर ले जाओ तो आपकी बुकिश लैंग्वेज मिल जाएगी। आपका क्या होगा, बुकिश लैंग्वेज मिल जाएगा, दैट इज 1/2 पाई रूट 1/LC, ठीक है, ठीक है। कितना पूछो, 1/LC माइनस आर स्क्वायर सी बाई 2l स्क्वायर सी। तो सी से सी बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आंसर विल बिकम इक्वल टू 1/2 पाई रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। दिस इज द FC। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, FC। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहला रही है, यह फ्रीक्वेंसी कहला रही है फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मैक्सिमम। इस सिचुएशन पर आपके कैपेसिटर पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको प्राप्त होने वाली है। कैसी, आपको वोल्टेज कितना प्राप्त होने वाला है, तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगली सिचुएशन देखिए जरा, अगली सिचुएशन पर आइए, ठीक है। किस सिचुएशन पर आए अब हम लोग,
नेक्स्ट वन सिचुएशन देखते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के लिए सर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो VL इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल होता है, ठीक है, I इंटू एक्सएल होता है। तो I इंटू एक्सएल को आप क्या करना चाहिए, V अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इंटू एक्सएल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों में डायरेक्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा चीजें मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, किसके रिस्पेक्ट में बेटा आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, एंड इक्वेट इट टू जीरो, ठीक है। और इसको आप बेटा क्या करिए, साथ ही जीरो के बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो यहां पर देखिए आपको कितनी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, तो यहां पर आपको जो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, दिस इज कॉल्ड FL इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC रूट ऑफ 1/1 माइनस R स्क्वायर C अपॉन 2L, ठीक है। यह आपको फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई, 1/2 पाई रूट LC अंडर रूट 1/1 माइनस R स्क्वायर C अपॉन 2L, 1/, ये आपको FL प्राप्त हुआ। तो ये सर FL कहलाता क्या है, FL कहलाता है फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इस सिचुएशन पर आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मैक्सिमम बेटा प्राप्त हो चुका है। आइए जल्दी से यहां पर आप लोग ड्रॉ कर लें, कर्व, ठीक है। आइए देखिए, एक आपका चलेगा ऐसे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है फर्दर आपको अभी भी दूंगा, और कुछ अदर क्लासेस पर भी मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि मुझे भी क्लास को भी ओवर करना है। जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे होंगे ना, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे होंगे ना, वह आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यह कर्व सर बना किसके किसके मध्य है, तो यह VL और VC के मध्य। अगर आप चेक करो, अपना चेक करो वैल्यूज को, तो जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 था ना, तब आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V मिला था, कितना मिला था, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V मिला था, और कितना वोल्टेज आप लोग को मिला है, V वोल्टेज आप लोग को प्राप्त हुआ था। तो चलिए यहां पर ये वोल्टेज आपका क्या है, दिस इज वोल्टेज V, ठीक है। तो ये किसका कर्व है, दिस इज फॉर VC एंड दिस वन इज फॉर VL। यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसीज भी हम लोग लिख लेते हैं, FC, और यह कौन सी फ्रीक्वेंसी है, FL। अगर आप देख रहे हो कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कब मैक्सिमम मिल रहा है, तो बिलो देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, और वोल्टेज इन इंडक्टर कब आपको ज्यादा मिल रहा है सोर्स वोल्टेज से, तो ये मिल रहा है आपको अबव देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अबव देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको FR ही लिख लो, F0 मत करिए, वैसे तो डिनोट किया जाता है F0 से भी, ठीक है। तो ये रही बातें, बड़ी सिंपल आज हम लोगों ने बातें की हैं, और किसी किसी हम लोगों ने बातें कर ली, तो हम लोगों ने बातें कर ली हैं आपसे सीरीज रेजोनेंट की, मैंने पूरी की पूरी बातें आप लोगों से यहाँ पर कर ली। कल मैं आप लोगों से बातें करूंगा अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, पैरेलल रेजोनेंस, तो एटसेट्रा, ये सारी बातें मैं आपसे कल करने वाला हूँ। सो क्लास के बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और क्लास को शेयर भी जरूर करना है, लाइक भी करना है, कमेंट करके बताना भी है कि कैसी लगी क्लास आपको, या अभी आपको इस पे क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।